तो बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। आज मिलने जा रही है बड़ी सौगात। बुलेटिन में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह की ये सौगात होने वाली है। दरअसल भिलाई को पीएम मोदी क्या सौगात देने जा रहे हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी भिलाई का लोकार्पण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री भिलाई आईआईटी का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। जम्मू में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा पीएम द्वारा। आज कवर्धा केंद्रीय विद्यालय का भी वर्चुअली लोकार्पण होगा। पीएम मोदी कवर्धा केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। हालांकि मौके पर सीएम मौजूद रहेंगे। वर्चुअली पीएम उद्घाटन करेंगे। तो एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है आईआईटी की। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक बड़ी संस्था है जो तकनीक के क्षेत्र में देश भर में नए आमूलचूल परिवर्तन करती है। और छत्तीसगढ़ में आईआईटी और केवी की सौगात मिलने वाली है। भिलाई आईआईटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आईआईटी भिलाई देश का 23वां आईआईटी संस्थान है और कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा यहां मौजूद रहेंगे और करीब 20 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ केंद्रीय विद्यालय, जो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये बनकर तैयार है और ये लोगों के लिए समर्पित किया जाएगा। इसका लोकार्पण आज होना है। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय की। तो भिलाई में आईआईटी, तो ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। भिलाई आईआईटी उद्घाटन से कहीं ना कहीं इतिहास बनने जा रहा है। बड़ी सौगात ये और बड़ा फायदा मिल सकेगा। और मिथिलेश से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, आज बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। आईआईटी, केंद्रीय विद्यालय, ये बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। निश्चित रूप से आज प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो सपना उन्होंने देखा था आईआईटी का, वो आज सपना पूरा हो रहा है। आज आईआईटी भिलाई का जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। करीब 1080 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें से 879 करोड़ रुपए खर्च करके इसको अभी तैयार किया गया है। पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज बस उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस मौके पर शामिल होंगे। वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय थे जिन्होंने आधारशिला रखी थी और आज लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो इस वजह से ये दिन और भी खास हो जाता है। निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बेहद ही खास होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में एक काफी मदद मिलेगी और आईआईटी भिलाई के आरंभ हो जाने से न सिर्फ जो देश और प्रदेश के लिए, दोनों के लिए ये काफी लाभदायक होगा। तो इसमें कई तरह के, अभी वर्तमान की यदि बात किया जाए तो करीब 700 बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं और भी कई जो देश के जो बच्चे हैं वे यहाँ पर आ सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। निश्चित रूप से इसका जो लाभ है वो भिलाई सहित संपूर्ण प्रदेश को होगा। तो आज लोग बेहद उत्साहित हैं, बेहद उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात जो है वो प्रदेशवासियों को देंगे और आईआईटी भिलाई का लोकार्पण किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप इस पूरे मामले पर जानकारी दीजिए। और मनीष के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष से बात करेंगे। मनीष, अभी आज क्या तैयारियां हैं? एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, उत्साह तो होगा ही लोगों में। हाँ बिल्कुल आशीष, जिस तरह से 5 साल पहले इस नए भवन निर्माण का भूमि पूजन किया गया था, इसमें भी ऑनलाइन ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली से इसका वर्चुअल भूमि पूजन का कार्यक्रम किया था। उसके बाद से इसका निर्माण कार्य हुआ। बीच में कोरोना काल के कारण से कुछ निर्माण में देरी हुई। उसके बाद आज 5 साल लगभग इसको पूरा होने वाला है। उसके बाद नए भवन की सौगात जो है बच्चों को मिलेगी। 500 से अधिक बच्चे हैं जो अस्थायी रूप से अभी स्टेडियम में बने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ काफी उनको असुविधा हो रही थी। काफी समय से इंतजार था कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो ताकि इसका लाभ मिल सके और आज वो दिन आ गया है कि नए सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण हो गया। वहाँ पे कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान और तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जो बच्चों को पुराने भवन में नहीं मिल पा रही थी। आज
सुबह 9 बजे से यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और 11 बजे पीएम जो है जम्मू कश्मीर से इस नए भवन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, जिसकी 20 करोड़ 56 लाख की लागत से निर्माण हुआ है और इस भवन में बच्चों को पहले से बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। आशीष, कौन कौन रहेगा यहाँ पर इस कार्यक्रम में? जब ये कार्यक्रम चलेगा तो मंच पर कौन कौन होगा उस दौरान? हाँ, कार्यक्रम में पूरी तैयारी जो है केवीके के द्वारा, जो केंद्रीय विद्यालय है उन प्रबंधन के द्वारा, उनके जो इसमें क्षेत्रीय सांसद जो है संतोष पांडे, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के भी आने का इसमें कार्यक्रम है और स्थानीय विधायक जो पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक है भावना बोहरा, और वो रहेंगे। और जो केंद्रीय विद्यालय के जो स्टाफ हैं और जो अधिकारी हैं रायपुर से, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आशीष, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिथिलेश, इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज महतारी वंदन योजना के फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन है। 2 लाख से अधिक आवेदन जमा अब तक हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए जाने के बाद सिर्फ 15 दिन में ये रिकॉर्ड आवेदन मिला। 21 फरवरी को पहली सूची इसकी जारी होगी। पात्र महिलाओं की सूची जारी होगी। 21 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। और ये जो पूरा ये महतारी वंदन योजना एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, जिसमें उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में इससे बहुत बड़ा एक तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा, जबकि महिलाओं को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा। तो 21 फरवरी को पहली सूची जारी होगी। पात्र महिलाओं की सूची जारी होगी। बता दें, आज फॉर्म जमा करने के आखिरी दिन है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने फॉर्म जमा भी किए हैं। आज आखिरी तारीख है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की, जहां 5 आईएएस और 10 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है। तो 4 जिलों से बदले गए हैं एसपी। बैतूल, छिंदवाड़ा, झाबुआ, नीमच के एसपी बदल दिए गए हैं। एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। इधर से उधर अधिकारियों को किया गया है। 5 आईएएस 10 आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है। 4 जिलों के बदले गए हैं ये अधिकारी। बैतूल, छिंदवाड़ा, झाबुआ का हम जिक्र कर रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद से लगातार ट्रांसफर और पोस्टिंग जारी है। एक और अपडेट ये मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई, इसमें 4 जिलों के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और 5 आईएएस 10 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है और प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। और रायपुर का जिक्र, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने भी लगा ली पंखे में फांसी। दरअसल चरित्र शंका के चलते ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुरानी बस्ती थाने के लाखे नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी पति ने पहले पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुदकुशी कर ली। रायपुर में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और आरोपी ने भी फांसी लगा ली। पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए जो पूरा विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। कोटा में 9 दिन पहले लापता हुए छात्र का शव मिला है और मध्य प्रदेश के राजगढ़ के छात्र का यह शव बताया जा रहा है। बता दें आपको, 10 दिन के भीतर 2 छात्र गायब हुए थे और उसके बाद लगातार इन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और अब एक छात्र का शव मिला है। शव मुकुंदरा टाइगर रिजर्व स्थित चंबल नदी के पास मिला है। कोटा में रहकर आईआईटी की तैयारी कर रहा था और कुछ दिन पहले ही गायब हो गया था। 11 फरवरी को अपने हॉस्टल से निकला था, ऐसा बताया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन में इसका बैग मिला है, मोबाइल मिला है, इसकी चप्पल मिली है। मृतक छात्र की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 दिन के भीतर 2 छात्र गायब हुए। लगातार पुलिस लगी हुई थी और कहीं ना कहीं परिजनों द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा था। मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को ढूंढा जाए। अब एक छात्र का शव पाया गया है। 16 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। कई दिन से लापता था। 11 तारीख वो बताई जा रही है। जब से ये छात्र लापता था, आईआईटी की तैयारी कोटा में रहकर कर रहा था।
हालांकि क्या कारण रहे, सभी पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। शव बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये बेहद दुखद मामला, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन डिटेल्स क्या कुछ मिल पा रही हैं इसके बारे में? देखिए, करीब 9 दिनों बाद गन्ने जंगल में जहां करैया है, जहां हिंसक जानवरों का खतरा है, खतरनाक और चंबल की नदी के किनारे स्थित एक जंगल है, वहां दुर्गंध आने पर छात्र का शव तो मिल गया। देर रात को छात्र के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि एमपी से करीब 50 से 70 परिजन जो है कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए थे। कोटा में लगातार परेशान हो रहे थे। छात्र जेईई की तैयारी कर रहा था। एमपी के ब्यावरा राजगढ़ निवासी ये छात्र जो है 2 साल से कोटा में करीब रह रहा था, और किस कारण से ये जो है गन्ने जंगल में गया और एक पत्र लिखकर यहां से लापता हो गया। लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों, अधिकारियों की टीमें इसमें लगी हुई थी, और देर रात को ये कहा जा सकता है कि पुलिस को सफलता जरूर मिली है, लेकिन सकुशल छात्र नहीं मिल पाया और छात्र का शव मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि कोटा में पिछले 10 दिनों में 3 छात्र लापता हो चुके हैं। एक छात्र का शव मिल चुका है। एक छात्र की को सकुशल जो है पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है, जबकि एक छात्र की अभी भी तलाश जारी है। लेकिन एमपी के ब्यावरा निवासी इस छात्र के शव का देर रात को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। हर साल बड़ी संख्या में कोटा में बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। आखिर पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? क्या पढ़ाई का प्रेशर रहता है या किसी तरह से प्रताड़ना के शिकार वो हो जाते हैं, जिस वजह से शायद ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, या कई मामले ऐसे भी हमने देखे कि मौत को गले खुद लगा लेते हैं? संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के डरावने और भयानक आंकड़े तो पहले ही आ चुके हैं। पुलिस चाहे कहे न कहे, लेकिन अनुमान कारण यही होती है कि पढ़ाई के तनाव के चलते ही छात्र न केवल कई बार सुसाइड कर लेते हैं, बल्कि जब सुसाइड नहीं करते हैं तो मानसिक तनाव के चलते वो घर से निकल जाते हैं, और कई बार घर से निकलने के बाद ही, लापता होने के बाद भी उनका शव मिलता है। ऐसी स्थिति रहती है और अनुमान कारण यही माना जाता है, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही कहना होता है कि क्योंकि कम उम्र में छात्र अपने माता पिता को छोड़कर सुदूर अंचल के बड़े शहर में जब आते हैं, जो चिंता का कारण तो है ही, इस पर काम भी करने की आवश्यकता है और देखना होगा कि क्या और कब आखिर हम इसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। आज से खजुराहो में नृत्य समारोह होने जा रहा है। 50वें नृत्य समारोह में शामिल होंगे सीएम, और 7 दिवसीय ये समारोह का आयोजन रखा गया है। 7 दिन तक ये आयोजन चलेगा। दरअसल 26 फरवरी तक भव्य आयोजन होगा और समारोह में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। छब्बीस फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में 7 दिन तक यहां बेहद अनुपम छटा देखने को मिलेगी। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, और खजुराहो क्यों है इतना खास ये भी बताएंगे आपको। और फिलहाल ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में छतरपुर वासी हैं, और काफ़ी दूर दराज से भी यहाँ पर कलाकार आते हैं और यहाँ की भी संस्कृति का प्रदर्शन होता है। से गतिविधियां यहाँ होती रही है, चाहे फिर वो कला वार्ता की हो, नैपथ्य की हो, आर्ट मार्ट की हो। ये सारे करीब 12 अनुषंगों के साथ ये महोत्सव होगा। इस बार विशेष रूप से नृत्य गुरु और शिष्य, इन सब लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण या अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त नृत्य गुरु अपनी प्रस्तुति के साथ एक व्याख्यान भी देंगे। तो 26 फरवरी तक ये आयोजन रहेगा। 50वें नृत्य समारोह में शामिल होंगे सीएम। बेहद ही खास ये समारोह होने जा रहा है, जो कि 7 दिन भी चलेगा। तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं, और आपको ये भी बताएंगे
आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर छतरपुर के खजुराहो में होने वाला नृत्य समारोह कितना खास है और क्यों खास है। मध्य प्रदेश की विरासत को संजो कर रखने के लिए ये समारोह आयोजित किया जाता है। चूंकि एमपी में कई दिग्गज संगीतकार का जन्म हुआ, यहाँ संगीत के प्रति लोगों में जुनून भी है। प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन भी शामिल है और इन्हीं कलाकारों, इन्हीं संगीतकारों के सम्मान में खजुराहो उत्सव आयोजित किया जाता है। और आज इसी कड़ी में नृत्य समारोह का भी आयोजन किया गया है। 1975 में खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई थी। रजत जयंती समारोह होने की वजह से कार्यक्रम को भव्य रूप भी दिया जा रहा है। खजुराहो नृत्य समारोह 26 फरवरी तक चलेगा और संस्कृति विभाग ने कथक कुंभ का आयोजन भी किया है। और आपको बता दें कि आज 1500 से ज्यादा कलाकार कथक नृत्य की एक साथ प्रस्तुतियां यहां पर देने वाले हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये होगा। और इसके अलावा भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया के कलाकार भी अपनी अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन यहां करने वाले हैं। तो बेहद ही खास ये आयोजन होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ ही दुर्ग से बड़ी खबर का जिक्र हम करेंगे। सरफरे आशिक की करतूत सामने आई है। स्कूल से घर लौट रही छात्रा पर ब्लेड से हमला किया। दरअसल नाबालिग छात्रा के गले पर भी वार किया गया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया और बाल बाल इस छात्रा की जान बची है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। नाबालिग छात्रा के गले पर वार किया और छात्रा पर ब्लेड से हमला किया। गनीमत यह रही कि छात्रा की जान बच गई, अन्यथा उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि गले पर भी उसने वार किया था। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, क्या कारण पता चल पाया और क्या कुछ कार्रवाई इसमें पुलिस कर रही है? देखिए, बता दूं आशीष, ये पूरा मामला जो है दुर्ग जिले के ग्राम टुंडेरा का है। जब प्रतिदिन की तरह छात्रा जो है वो स्कूल गई थी हुई और जब लौट रही थी उसी बीच में एक युवक आया और उसके गले पर एक धारदार ब्लेड से उसने हमला करके वो फरार हो गया। ये पूरा मामला जो एक तरफा प्रेम का ही प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है। गनीमत ये रही है कि छात्रा की जान नहीं गई है। उसको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया और वहां पर चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बाद में छात्रा को बचा तो लिया गया है, लेकिन इस तरह की जो घटना है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिंतनीय विषय जरूर है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। आशीष, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, बलौदा बाजार से बड़ी खबर आपको बता दें। नशीली दवा के खिलाफ सिमगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 आरोपियों को नशीली दवाई के साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, सभी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो लगातार कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, शिकंजा भी कसा जा रहा है और इसी बीच 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ नशीली दवाएं भी इनसे जब्त की गई। सीहोर का जिक्र अब करेंगे, जहां पर श्यामपुर के पीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय सेना ने पैराशूट गुब्बारे का प्रदर्शन किया। भारत माता की जय के साथ गुब्बारे ने उड़ान भरी और विशाल गुब्बारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे। और आप भी देख सकते हैं ये नज़ारा, और इस नज़ारे को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। सीहोर में इस बड़े हॉट एयर बलून को देखने के लिए लोग काफ़ी संख्या में पहुंचे थे और ये कई लोगों के लिए, कई ग्रामीण जो वहां पर आए थे इसे देखने के लिए, उनके किसी अचंभे से कम नहीं था। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां लेडी नर्स अपनी हिफाजत खुद करेंगी और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब वे सिर्फ इंजेक्शन लगाएंगी, बल्कि बदमाश और मंचलों से निपटने के लिए तलवार भी उठाएंगी। तस्वीरें आप देखिए जो उज्जैन से आई हैं, प्रशिक्षण इन्हें दिया जा रहा है। ये तस्वीर उज्जैन की। उज्जैन में नर्सेस को यहां दंड कला सिखाई जा रही है, यानी जिसे देशज शब्द में अगर कहा जाए तो लाठी चलाना सीख रही हैं। आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। अस्पतालों में नर्सेस को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये उनकी आत्मरक्षा के लिए उन्हें गुर सिखाए जा रहे हैं। और एक अभ्यास की तस्वीर भी सामने आई है। अभ्यास करती हुई नर्सेस आप देख सकते हैं, जो कि उनकी आत्मरक्षा के लिए उन्हें ये गुर सिखाया जा रहा है।
और चलिए अब जिक्र सुकमा का। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। जवानों ने बरामद किए हैं कुकर बम को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से ये नापाक साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम किया सुरक्षा बल के जवानों ने। सुकमा से सटे गढ़चिरौली का ये पूरा मामला है। और आपको बता दें कि सुकमा गढ़चिरौली क्षेत्र में जहां कुकर बम लगाया गया था, और ये देखिए कितना हाई इंटेंस ये आईडी प्लांट किया हुआ था, कुकर बम माफ कीजिएगा। और कुकर बम का आवाज सुनिए आप, देखिए कितने हाई इंटेंस साउंड यहां पर जब इसे डिस्पोज किया गया उस वक्त का। और श्योपुर में फूड विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। 2 दुग्ध डेयरीज पर छापामार कार्रवाई की गई है। एक ऑयल मिल पर भी कार्रवाई हुई है। दूध, घी, पनीर, मावा और ऑयल के लिए सैंपल लिए गए हैं। शहर के टोडी बाजार में कार्रवाई हुई है। तो मिलावटखोरों का खेल जो है लगातार जारी रहता है। और चूंकि अब शादियों का सीजन भी है, त्योहारों का सीजन भी आने वाला है, तो इसी बीच कहीं ना कहीं सक्रियता मिलावटखोरों की रहती है। इसी बीच फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, त्योहार नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। फूड विभाग की ओर से, खाद्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई हम देख रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि जब भी त्योहार या फिर शादी का सीजन शुरू होता है, वैसे ही जो मिलावटखोर हैं सक्रिय हो जाते हैं। बड़ी मात्रा में जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, दूध, दही, मावा, पनीर से लेकर के सभी तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट से ज्यादा रेशो बढ़ जाता है। और इसी को लेकर के अभियान चला करके खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बीते रोज भी इस तरह की कार्रवाइयां की गई थी। खाद्य विभाग के द्वारा 2 दूध डेयरियों सहित एक ऑयल मिल पर भी छापामार कार्रवाई की गई है और सैंपल लिए गए हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आगे अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। क्या आगे भी खाद्य विभाग इसी तरह की कार्रवाई करता रहेगा लोगों को मिलावटखोरी से बचाने के लिए? और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब नजर डालेंगे